बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में खड़क सिंह नाम का एक प्रतापी राजा शासन करता था। उसकी एक रानी थी और उनका एकमात्र बेटा राजकुमार। कुछ ही समय पहले राजकुमार का विवाह धूमधाम से हुआ था। एक दिन राजकुमार शिकार के लिए घने जंगल में गया। चलते चलते उसकी नजर एक पेड़ की छांव में पड़ी। वहां एक विशाल बाज जाल में फंसा हुआ छटपटा रहा था। तुम जैसे पक्षी को कोई जाल में कैसे फंसा सकता है? राजकुमार पास जाता है, सावधानी से जाल काटता है। कुछ देर में जाल पूरी तरह खुल जाता है। जाल खुलने के बाद बाज बोला, तुम नहीं जानते, ये कोई साधारण जाल नहीं था। मुझे एक साधु ने यहाँ बांध दिया था। साधु ने? हाँ, उसने मुझे श्राप दिया था कि मैं तब तक इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता जब तक कोई सच्चा और न्यायप्रिय इंसान मुझे आजाद न करे। मैंने कई लोगों को आते जाते देखा, लेकिन कोई रुका नहीं। चलो अब तुम आजाद हो गए। आज से तुम मेरे सच्चे मित्र हो, क्योंकि तुमने मेरी आजादी लौटाई है। कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत में अभी और उड़ना बाकी था। शायद इसी वजह से भगवान ने मुझे यहां भेजा था। राजकुमार, अगर कभी तुम किसी मुसीबत में फंसो तो मुझे याद कर लेना, मैं जरूर आऊंगा। राजकुमार मुस्कुराता है और वापस महल लौट आता है। अगले दिन राजा खड़क सिंह के पास एक पड़ोसी राजा आता है। महाराज, मुझ पर मेरे पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया है। मेरे कई सैनिक मारे जा चुके हैं। मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। मुझे सेना और हथियार चाहिए। मैं यह युद्ध जीतना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, सुबह होते ही सेना का इंतजाम हो जाएगा। राजा अपने सेनापति से, सेनापति, कल सुबह तुम्हें और राजकुमार को सेना के साथ युद्ध भूमि के लिए निकलना है। यह युद्ध एक दिन का नहीं बल्कि 12 साल लंबा हो सकता है। जीत कर ही लौटना है। ठीक है महाराज। सेनापति राजकुमार को सारी बात बताता है। महाराज, हमें कल सुबह युद्ध के लिए निकलना है। कोई बात नहीं, हम जरूर चलेंगे। रात का समय था। एक लंबी यात्रा के बाद सब विश्राम कर रहे थे। सेना अभी युद्ध स्थल तक नहीं पहुंची थी। वहां तक पहुंचने में अभी 2 दिन का सफर बाकी था। राजकुमार एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। राजकुमार को नींद नहीं आ रही थी। उसी पेड़ की डाली पर एक तोता और मैना बैठे थे। अरे मीठू, नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें? ओ चंची रानी, मुझे क्या नींद आए जब ये दुनिया सोई है और भाग्य जाग रहा है। चलो रहने दो मीठू जी, कुछ कहानी सुनाओ ताकि रात कटे। कहानी नहीं चंची, आज तो सच सुनोगी। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। नीचे लेटा राजकुमार यह सुनकर धीरे से चौकन्ना हो जाता है, पर आंखें बंद रखता है। क्या हुआ मीठू? जो हमारे नीचे लेटा है वह राजकुमार है। उसके भाग्य में एक ही बेटा था। अगर आज की रात वो महल में होता तो वही बेटा जन्म लेता। और अब उसकी झोली में राजपाट तो रहेगा, लेकिन गोद खाली रहेगी। राजकुमार तुरंत उठ बैठता है, सेनापति को जगाता है। सेनापति, उस तोते और मैना ने कहा, अगर मैं आज रात महल में होता तो मेरे पुत्र का जन्म होता। अब शायद कभी नहीं होगा। दोनों कुछ पल मौन रहते हैं। सेनापति अचानक याद करते हुए, महाराज, क्या आपको याद है एक बार आपने एक बाज को जाल से बचाया था? उसने वादा किया था कि जब भी आपको जरूरत हो तो वह जरूर आएगा। सेनापति, वह तो एक पक्षी है। वह मुझे इतनी दूर इतनी जल्दी महल तक कैसे पहुंचा सकता है? यह बात पक्षी की नहीं है महाराज, यह उस वचन की है जो दिल से दिया गया था। एक बार प्रयास करके देखिए।
राजकुमार आंखें बंद करता है और पूरे मन से बाज को याद करता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और वही विशाल बाज सामने आ जाता है। मित्र, मुझे याद किया तुमने। बताओ, किस संकट ने तुम्हें पुकारा है? मुसीबत तो है, लेकिन शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ऐसा कौन सा काम है जो मैं अपने सच्चे मित्र के लिए न कर सकूं? राजकुमार धीरे धीरे पूरी बात बताता है। पुत्र के जन्म की बात, समय की सीमा और भविष्यवाणी। तो तुम रानी के पास पहुंचना चाहते हो? बस इतनी सी बात। चलो, मेरी पीठ पर चढ़ो। मुझे यहां पहुंचने में 6 महीने लगे थे और तुम कह रहे हो कि अभी महल पहुंचा दोगे? अपने पिता के धर्म का मान रखते हुए मेरी पीठ पर बैठो। राजकुमार हिचकिचाते हुए बैठता है, बात जोड़ता है। कुछ देर बाद हंस थोड़ा हाँफते हुए, महाराज, आपका वजन बहुत ज्यादा है, मैं थक गया हूं। क्या कह रहे हो? अभी तो 5 मिनट ही हुए हैं। हम कहां पहुंचे हैं? आधा रास्ता पार हो चुका है। ऐसा करो कि मुझे वहीं ले चलो जहां से मुझे बैठाया था। क्या बात करते हैं महाराज? अगर पीछे जा सकता हूं तो आगे भी जा सकता हूं। बाज तेजी से उड़ता है और महल पहुंचकर राजकुमार को महल की छत पर उतारता है। देखो मित्र, औलाद की चाह में कहीं दिन न निकल जाए। सुबह होने से पहले वापस लौट आना। सेना अब भी सो रही है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अगर सूरज निकल गया तो मैं तुम्हें वापस नहीं ले जा पाऊंगा। ठीक है, मैं जल्द लौटूंगा। राजकुमार धीरे धीरे रानी के कक्ष की ओर बढ़ता है। तभी उसे रानी की कही एक बात याद आती है। तुम्हारे बिना कोई और मुझे देख भी नहीं सकता। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। राजकुमार सोचता है, रानी को तो पता भी नहीं कि आज मैं आऊंगा। अब सच झूठ का भेद भी आज ही सामने आ जाएगा। राजकुमार अपने चेहरे पर एक रूमाल बांधता है और रानी के कमरे में प्रवेश करता है। रानी अपने पलंग पर गहरी नींद में सोई हुई थी। राजकुमार सोचता है, अगर मैं यूं ही इसे जगा दूं तो इसे पता चल जाएगा कि कोई आया है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि यह जागे भी और जाने भी न कि कौन है। राजकुमार अपने हाथ से रानी के पैर को हल्के से हिलाता है। रानी की नींद खुलती है। वह देखती है कि कोई पलंग के पास खड़ा है। रानी एकदम घबराकर, कौन हो तुम? वह तुरंत तलवार उठा लेती है। राजकुमार डरता है कि कहीं वार न कर दे और वह जल्दी से रूमाल हटा देता है। रुको, मैं तुम्हारा राजकुमार हूं। रानी हक्की बक्की रह जाती है। रानी आश्चर्य में, महाराज, आप यहाँ कैसे? राजकुमार उसे सब कुछ विस्तार से बताता है। रानी चुपचाप सुनती है। कुछ पल साथ बिताने के बाद, अब मुझे आज्ञा दो रानी, मुझे वापस जाना होगा। महाराज, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अपने माता पिता का आशीर्वाद लिए बिना, उन्हें बताए बिना कि आप यहाँ आए थे। रानी, 4 बजने वाले हैं। अगर मैं उनके पास गया तो देर हो जाएगी। दिन निकल आया तो मैं यहीं रह जाऊंगा। अगर आप नहीं गए तो मेरा क्या होगा? आपके माता पिता मुझे कैसे मानेंगे? वो कैसे मानेंगे कि आप यहाँ आए थे और ये बच्चा आपका है? बात तो सही है। अच्छा बताओ, क्या 10 दिन में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, 10 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, आज से 10 दिन बाद मैं फिर आऊंगा। पहले अपने माता पिता से मिलूंगा और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। महाराज, कहीं आप भूल ना जाना। नहीं रानी, मैं नहीं भूलता। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं जरूर आऊंगा। फिर दोनों छत पर जाते हैं। वहां बाज इंतजार कर रहा था। रानी साहिबा, आपके पति ने एक बार मेरी जान बचाई थी। बस
उसी कारण आज मैं आपकी सहायता के लिए आया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात याद रखना, जो बेटा आपके गर्भ से होगा उसका नाम वीरलाल रखना। ठीक है। और रोज इस बच्चे के मुंह से एक हीरा निकलेगा। ठीक है। इतना कहकर बाज फिर से राजकुमार को पीठ पर बैठाता है और उसे लेकर उड़ जाता है। राजकुमार बाज के साथ वापस पहुंचता है। तब तक सुबह हो चुकी होती है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बस 2 दिन का रास्ता बचा है। तीसरे दिन युद्ध शुरू हो गया। राजकुमार का सारा ध्यान अब युद्ध पर केंद्रित था। वह अपने किए गए वादे को भूल गया और 10वें दिन वह महल नहीं लौट सका। 2वें दिन रानी तैयार होकर राजकुमार की राह देखती है। आज मेरे स्वामी आएंगे। आज 10वां दिन है। घंटे बीतते जाते हैं। दिन ढलता है। रानी हर बार चौंक कर देखती है, अब आए, अब आए, पर राजकुमार नहीं आता। 1 सप्ताह और बीत जाता है, फिर 1 महीना। रानी अब निराशा में डूबने लगती है। रानी अकेली सोचती है। यही डर था मुझे। मैंने तो कहा था उनसे माता पिता से मिलकर ही जाना, पर उन्होंने मेरी एक भी बात न मानी। अब मेरी हालत खराब होती जा रही है। 3 महीने बाद रानी का गर्भ दिखने लगता है। दासियां फुसफुसाती हैं। ये क्या हो गया? राजकुमार को तो गए हुए 10 महीने हो गए। रानी अब उदास और अकेली है। वह बिस्तर पर बैठी हुई बेचैनी से सोचती है। अब और नहीं छुपाया जा सकता। मुझे रानी मां को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। संयोगवश उसी समय राजमाता महल में टहल रही होती है। जब वह रानी के कक्ष के पास से गुजरती है तो उनकी नजर अचानक रानी पर पड़ती है, जो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही होती है। राजमाता की आंखें रानी के पेट पर टिक जाती हैं। राजमाता चौंकते हुए, ये कैसे हो सकता है? वह तेजी से भीतर जाती है। रानी उठकर चरण स्पर्श करने लगती है। राजमाता गुस्से में, रुको, ये तुमने क्या कर लिया? तुमने तो कुल की मर्यादा ही मिट्टी में मिला दी। मेरे बेटे को गए कई महीने हो गए हैं और तुम। मां, आपका बेटा यहां आया था। अब युद्ध में गए हुए मेरे बेटे को बदनाम करोगी? शर्म नहीं आती? मैं सच बोल रही हूं। मैंने बहुत कहा था कि आपसे मिलकर जाइए, पर वो नहीं गए। झूठ! अगर वो आता तो हमसे भी मिलता। सिर्फ तुमसे क्यों मिलता? ये सब तुम्हारा बनाया झूठ है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रानी मां गुस्से में राजा के पास जाती है। महाराज, हमारे राजकुमार को गए 10 महीने हो गए और आपकी बहू ने अनर्थ कर दिया है। क्या कह रही हो रानी? मैंने जब पूछा कि बच्चा किसका है तो वो बार बार हमारे बेटे का ही नाम ले रही है। अब आप ही बताइए, क्या सिर्फ उसके कह देने भर से हम मान लें कि वो सच में आया था? अब ये बात किसी को न पता चले। इसे मौत की सजा दी जाए। चुपचाप इसे जंगल में फेंकवा दीजिए, जहां न कोई दीपक हो न इंसान। जानवर इसे खा जाएंगे और किसी को कुछ पता भी न चलेगा। ठीक है, जो तुम कहो। अगली सुबह रानी के लिए एक सुंदर पालकी सजी होती है। बेटी, अब तुम इस पालकी में बैठ जाओ। ये तुम्हारे लिए आई है। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। मैं तो सच्ची हूं, पर आज मेरा सच किसी काम नहीं आया। एक अंतिम इच्छा है मेरी। मेरे कक्ष में एक बांसुरी पड़ी है, कृपया मुझे वो दे दीजिए। ठीक है। राजा बांसुरी मंगवाते हैं और उसे सौंपते हैं राजा सैनिकों से। इसे ऐसी जगह ले जाना
जहां दिन में भी अंधेरा रहता हो और 12 कोस तक कोई दीपक न जले। इसके बाद सैनिक रानी को पालकी में बिठाकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचकर सैनिकों ने पालकी को एक बड़े पेड़ के नीचे रोका। आप लोगों का कोई दोष नहीं है, आप अपनी पालकी लेकर लौट जाइए, मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा। सैनिक रानी को उतारकर चुपचाप लौट जाते हैं। रानी अकेली रह जाती है। वह अपने पास रखी बांसुरी उठाकर बजाने लगती है और फिर भगवान का नाम लेती है। हे भगवान, मैं तो सच्ची थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा समय क्यों आ गया? रानी की बांसुरी की मधुर धुन जंगल में फैल जाती है। उसी समय पास ही से एक गरीब लकड़हारा गुजर रहा होता है, जिसका नाम हरिप्रसाद है। अरे, जंगल में कोई बांसुरी बजा रहा है, आवाज तो बड़ी मीठी है, जरा देखूं कौन है। वह आवाज की दिशा में बढ़ता है और रानी को देखकर चौंक जाता है। रानी मन में, हे भगवान, इससे तो अच्छा कोई शेर भेज देता, मेरा अंत हो जाता। अब इस इंसान को क्या पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। बहन, मुझसे डरिए मत, मैं आपको अपनी धर्म की बहन मानता हूँ। आप यहाँ अकेली जंगल में क्या कर रही हैं? आपको इससे क्या मतलब? कृपया यहाँ से जाइए, ये बात पूछने लायक नहीं है। मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। आप मुझे अपना भाई मान लीजिए और सच्चाई बता दीजिए। अब आप मेरे धर्म के भाई बन चुके हैं, तो मैं सब बताती हूँ। रानी अपनी आप बीती सुना देती है। अगर तुम सच में निर्दोष हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। लकड़हारा रानी को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। आप चिंता मत कीजिए बहन, अब आप हमारे साथ रहें। ये दुख की घड़ी हम सब मिलकर पार करेंगे। ठीक है बहन, धन्यवाद। कुछ समय बीतता है और रानी एक पुत्र को जन्म देती है। बच्चे का नाम रखा जाता है वीरलाल, ठीक वैसा ही जैसा बाज ने भविष्यवाणी की थी। वह कोई साधारण बालक नहीं था। वीरलाल हर रोज एक कीमती हीरा उगलता था। रानी वह हर हीरा चुपचाप संभाल कर छुपा देती। एक डर उनके भीतर लगातार मंडरा रहा था। डर इस बात का कि अगर लकड़हारे को इस रहस्य का पता चल गया तो वह कहीं उनके बेटे को छीन न ले। 18वें दिन की सुबह, बहन, आप खाना बना लो, भाई आते ही होंगे। तब तक मैं कपड़े धोने के लिए नदी पर जा रही हूँ। रानी कपड़े लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद लकड़हारा घर लौटता है। अरे, मेरी बहन का बिस्तर खाली क्यों है? वह कहाँ गई? वो कपड़े धोने गई है। भाग्यवान, अभी कुछ दिन और उसे बाहर नहीं जाने देना था। तभी बच्चा रोने लगता है। तुम बाद में खाना खा लेना, पहले बच्चे को संभालो। पत्नी बच्चा उठाती है और तभी उसके मुंह से एक हीरा निकलता है। पत्नी घबराकर, हे भगवान, इस बच्चे के मुंह से क्या निकला? अरे, ये तो बेशकीमती हीरा है। क्या पहले भी ऐसा कोई हीरा निकला है? इसके बारे मुझे कुछ नहीं पता। जरा तकिए के नीचे देखो तो। वह तकिए के नीचे देखते हैं और वहां से वैसे ही 17 और बेशकीमती हीरे निकलते हैं। 18 हीरे, और इसे जन्म लिए 18 दिन हो चुके हैं। इसका मतलब ये बच्चा रोज एक हीरा उगलता है। ये तो चमत्कार है। हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। जल्दी से सामान बांधो और चलो यहाँ से। लालच में आकर अपनी बहन को मत दुखी करो। याद करो जब हम उसे जंगल से लाए थे। ये बच्चा उससे मत छीनो। बहुत हो गया, वो मेरी बहन है, तुम्हारी नहीं। अब बहस मत करो, बच्चा उठाओ और चलो। दोनों बच्चा उठाकर घर से भाग जाते हैं। उधर नदी पर बैठी रानी को अचानक चिंता होती है। रानी खुद से, हे भगवान, आज तो मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। कहीं बच्चा रोने लगा हो
और हीरा निकाल दिया हो। अब तो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। रानी दौड़ते हुए घर लौटती है। वह अंदर घुसती है। घर सुनसान था, कोई नहीं था। रानी